हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल कॉमर्स ओशनसी। आज की क्लास में कवर करेंगे टॉपिक डिसऑनर ऑफ ए बिल। लास्ट क्लास में हमने कवर किया था कंसेप्ट कि अगर ड्रॉई बिल को रिटायर कर देते हैं ड्यू डेट से पहले ही तो उसको रिबेट मिल जाती है, तो कैसे उस केस में ट्रीटमेंट किया जाता है हमने लास्ट क्लास में कवर किया था। अगर अभी तक आपने लास्ट क्लास ही नहीं कवर की देखिए, ताकि आपकी स्टडी में एक कंसिस्टेंसी बनी रहे। अगर अभी तक आपने मेरे यूट्यूब चैनल कॉमर्स ओशनसी को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन जरूर प्रेस कीजिए, ताकि जब भी मैं न्यू वीडियोस अपलोड करूं सबसे पहले नोटिफिकेशन आपके पास जाए। आप वीडियोस को देखिए और आपकी स्टडी बूस्टअप हो। स्टार्ट करते कंसेप्ट डिसऑनर ऑफ ए बिल का मतलब क्या होता है कि कई बार जो बिल होता है वो डिसऑनर हो जाता है, यानी कि खाली हो जाता है बिल। तो इसमें कंसेप्ट को समझते हैं कि मतलब क्या है इसका। कई बार जो एक्सेप्टर होता है, एक्सेप्टर कौन होता है, यहाँ पे जो ड्रॉई होता है, जो एक्सेप्टर है बिल का वो रिफ्यूज़ कर देता है, मना कर देता है पेमेंट करने के लिए जैसे ही बिल की ड्यू डेट आती है। मैच्योरिटी टाइम पूरा होगा बिल का, लेकिन यहाँ पे ड्रॉई ने मना कर दिया कि मैं पैसा दूंगा नहीं, या फिर ड्रॉई क्या हो चुका है, इंसॉल्वेंट हो चुका है। इंसॉल्वेंट का मतलब क्या है कि दिवालिया हो चुका है वो, उसके पास पैसे है ही नहीं है पेमेंट करने के लिए। तो इस केस में इसे डिसऑनर ऑफ द बिल कहा जाता है। तो डिसऑनर के केस में जो बिल का होल्डर होगा, होल्डर कौन होगा, जिसके पास बिल मैच्योरिटी डेट के टाइम में प्रेजेंट होगा। तो होल्डर होगा जो बिल का, वो पैसे को रिकवर करेगा। अगर उसको इंडोर्समेंट के थ्रू बिल मिला तो वो इंडोर्सर से बोलेगा कि पैसा दे, या फिर वो ड्रॉवर से बोलेगा कि पैसा दे मुझे। तो यहाँ पे इस पर्पज़ के लिए जो होल्डर होता है बिल का, वो एक नोटिस है जो देता है, किसके रिगार्डिंग, डिसऑनर के रिगार्डिंग, कि जो बिल है वो डिसऑनर हो चुके इसके बारे में वो नोटिस देता है ड्रॉवर को एंड ईच प्रायर इंडोर्सर्स whom he seeks to make liable for payment। तो यहाँ पे इंडोर्सर को पहले नोटिस देगा, कहेगा कि तेरी लाइबिलिटी बनती है, अब तेरी पेमेंट कर दे, जो तूने बिल की है जो पेमेंट बनती है। जो ये नोटिस होता है ये इमीडिएटली दिया जाता है डिसऑनर के बाद ही, या फिर एक रीजनेबल टाइम के अंदर, क्योंकि जो बिल डिसऑनर हो चुके हैं उसके डिसऑनर की इंफॉर्मेशन है जो इमीडिएट देनी चाहिए बिल के होल्डर को। किसको देगा इंफॉर्मेशन, बिल का जो होल्डर है, अगर ड्रॉवर है ड्रॉई को देगा, अगर इंडोर्सर है तो इंडोर्सर को देगा। अगर होल्डर ऐसा नहीं करता, टाइम लिमिट के अंदर अंदर इन्फॉर्म नहीं करता ड्रॉवर या फिर इंडोर्सर को, तो उस केस में जो रिकवर करने की जो हकदार है, वो रिकवरी का जो हकदार है होल्डर, वो अपना हक गंवा देगा, क्योंकि टाइम के अंदर अंदर उसे क्लेम करना चाहिए था। अगर होल्डर ने क्लेम नहीं किया तो अब उसको कोई भी पैसा जो नहीं मिल पाएगा। इसे सिंपल सी लैंग्वेज में समझते हैं। बिल ऑफ एक्सचेंज के अंदर दो पार्टीज होती हैं, एक होता है ड्रॉवर, एक होता है ड्रॉई। ड्रॉवर वो पर्सन होता है जो बिल को लिखता है, ड्रॉई वो पर्सन होता है जो बिल को एक्सेप्ट करता है। तो यहाँ पे जब ड्रॉवर होता है, ड्रॉवर के लिए क्या होता है, BR होता है, क्योंकि इसको रिसीव होना था पैसा, इसके लिए वो पेमेंट करने तो BP होता है। ड्रॉवर बिल लिखता है, वो बिल लिख के भेज देता है ड्रॉई के पास, ड्रॉई उस बिल को एक्सेप्ट करते हैं और भेज देते हैं ड्रॉवर के पास। इस कारण से इसके लिए BP बन जाता है और वही बिल इसके लिए बिल रिसीवेबल बन जाता है। मान लेते हैं, जैसे कि अब इस एक्सप्लेनेशन में हमने कवर किया है, कि मान लेते हैं ड्रॉवर ने ये बिल है किसी थर्ड पर्सन को दे दिया, थर्ड पार्टी को है जो ये बिल दे दिया गया है ड्रॉवर द्वारा, क्योंकि हम जानते हैं कि इंडोर्स कर सकते हैं अपा। ड्रॉवर जब थर्ड पार्टी को बिल ट्रांसफ़र कर देते हैं इसे बोलते हैं इंडोर्समेंट करना, कि ये क्या कर दिया गया, बिल इंडोर्समेंट कर दिया गया। तो यहाँ पे ड्रॉवर कौन होता है, ये ड्रॉवर कहलाता है इंडोर्सर, इंडोर्सर बनता है, और जो ये रिसीव करने वाला पर्सन ये बनता है इंडोर्सी, इसे बोलते हैं इंडोर्सी। तो जैसे ही बिल की मैच्योरिटी डेट आती है, मैच्योरिटी डेट के ऊपर जो ये बिल अब किसके पास है, थर्ड पार्टी के पास है। थर्ड पार्टी कौन है, बिल की होल्डर है, क्योंकि इसके पास बिल है जो होल्ड है अभी तक। तो थर्ड पार्टी बिल की होल्डर है, तो मैच्योरिटी डेट के ऊपर पैसा भी किसको मिलेगा, थर्ड पार्टी को मिलेगा। लेकिन ड्रॉई ने क्या किया, मना कर दिया कि मैं पैसा पेमेंट नहीं करूंगा, या फिर ड्रॉई के पास पैसा है ही नहीं है पेमेंट करने के लिए, वो दिवालिया हो चुका है। तो इस केस में जो होल्डर होगा, यानी कि जो थर्ड पार्टी होगा, ये फिर किससे पैसा मांगेगा, ड्रॉवर या फिर इंडोर्सर से।
तो जो ये थर्ड पार्टी है, जैसे ही बिल डिसऑनर हुआ इमीडिएटली इन्फॉर्म करेगा, या फिर जो भी स्पेसिफाइड टाइम लिमिट होती है उसके अंदर अंदर इन्फॉर्म करेगा ड्रॉवर या फिर एंडोर्सर को, ताकि पैसा जो रिसीव कर सके। अगर टाइम लिमिट के अंदर अंदर थर्ड पार्टी जो कि होल्डर है, बिल का होल्डर है, इसने इन्फॉर्म नहीं किया ड्रॉवर या फिर एंडोर्सर को, तो इसे कुछ भी पैसा रिसीव नहीं होने वाला। नेक्स्ट कंसेप्ट आता है नोटिंग चार्जेस। नोटिंग चार्जेस का मतलब क्या होता है कि इसमें यह साबित किया जाता है कि जो बिल था वो प्रॉपर तरीके से प्रेजेंट किया गया था ड्रॉई के आगे, लेकिन ड्रॉई ने मना कर दिया पैसा देने से, इस कारण से बिल है जो डिसऑनर हो चुका है। फिर जो ये बिल होते हैं हैंड ओवर कर दिया जाता है पर्सन को, जिसे नोटरी पब्लिक बोला जाता है। जो ये नोटरी पब्लिक होता है ये कोर्ट द्वारा अपॉइंट किया जाता है, क्योंकि जब ड्रॉई मना कर देते हैं पैसा देने से तो फिर कानूनी कार्रवाई की जाती है उसके खिलाफ, फिर कोर्ट के द्वारा जो पैसे की रिकवरी की जाती है। तो बिल है जो नोटरी पब्लिक को दे दिए जाते हैं। नोटरी पब्लिक जो होता है वो कोर्ट द्वारा अपॉइंट किया पर्सन होता है। जो नोटरी पब्लिक होता है वो अगेन दोबारा फिर प्रेजेंट करता है डिसऑनर बिल को एक्सेप्टर के आगे। ड्रॉई को दोबारा फिर मौका दिया जाता है नोटरी पब्लिक की तरफ से कि पेमेंट कर दे। अगर जो एक्सेप्टर होता है फिर भी रिफ्यूज़ कर देता है कि मैं पेमेंट नहीं करूँगा, यानी कि ड्रॉई मना कर गया कि अभी भी जो पेमेंट है मैं नहीं करूँगा, तो उस केस में जो नोटरी पब्लिक होता है वो नोट लिखता है, नोट डाउन कर देता है, फैक्ट कारण लिख देता है कि डिसऑनर ऑफ अ बिल इटसेल्फ, यानी कि नोटरी पब्लिक खुद क्या करता है उस बिल के ऊपर कारण लिख देता है कि किस कारण से जो बिल है डिसऑनर हो चुका है। उस लिखने को ही क्या बोलते हैं हम, नोटिंग बोलते हैं। यानी कि जो उसने कारण लिखा है ना नोटरी पब्लिक ने कि किस कारण से डिसऑनर हो चुका है बिल, उस कारण लिखने को ही हम नोटिंग बोलते हैं। जो नोटरी पब्लिक होता है उसके लिए एक थोड़ी सी फीस चार्ज करता है, अपनी जो सर्विस दी उसने उस फीस को ही हम नोटिंग चार्जेस बोलते हैं। आई होप कि बच्चों आपको क्लियर हो गया होगा कि नोटरी पब्लिक कौन होता है। ये पर्सन होता है जो कोर्ट द्वारा अपॉइंट किया जाता है। नोटिंग क्या होता है कि जो कारण वो लिखता है, नोट करता है बिल का कि किस कारण से बिल डिसऑनर हो चुका है, उसे नोटिंग बोलते हैं। अपनी इस फीस के बदले वो चार्ज लेता है जिसे नोटिंग चार्जेस बोलते हैं। ये जो चार्जेस होते हैं ये पेड किए जाते हैं टू द नोटरी पब्लिक फर्स्ट बाय द होल्डर ऑफ द बिल। पहले तो जो होल्डर है बिल का वो पे करेगा, लेकिन होल्डर क्या करेगा, इस पैसे को किससे कवर करेगा, एक्सेप्टर से। अगर एक्सेप्टर ने यानी कि जो ड्रॉई है उसने मना कर दिया पेमेंट करने के लिए, जिस कारण से जो बिल का होल्डर था उसको केस करना पड़ गया, तो जो केस करने के ऊपर खर्चा आएगा ना, वो खर्चा अल्टीमेट वो कहाँ से चार्ज करेगा, वो एक्सेप्टर यानी कि ड्रॉई से चार्ज करेगा। एक बार तो ठीक है कि होल्डर ने अपनी जेब से पैसा दे दिया, लेकिन अल्टीमेट ये पैसा किससे चार्ज करेगा, वो बाद में एक्सेप्टर से यानी कि ड्रॉई से, क्योंकि जो ये पर्सन है वो एक्चुअल में रिस्पॉन्सिबल है, क्योंकि उसकी पेमेंट ना करने के कारण ही, ड्रॉई की पेमेंट ना करने के कारण ही बिल क्या हुआ है, डिसऑनर हुआ है। इस कारण से जितना भी केस करने का खर्चा आएगा वो खर्चा अल्टीमेट कौन भुगतेगा, एक्सेप्टर यानी कि ड्रॉई। अब यहाँ पे कौन सी जर्नल एंट्री पास की जाएंगी, जो जर्नल एंट्री पास करेंगे डिसऑनर ऑफ द बिल के केस में, अगर मान लेते हैं कि जो बिल है वो ड्रॉवर के पास पड़ा अभी तक मैच्योरिटी डेट तक, यानी कि उसने इंडोर्स नहीं किया, ड्रॉवर ने बिल अपने पास मैच्योरिटी डेट तक संभाले रखा ताकि पेमेंट जो रिसीव कर सके, उस केस में जो ड्रॉवर होगा और जो ड्रॉई होगा, इन दोनों के बुक्स ऑफ अकाउंट्स के अंदर जो जर्नल एंट्री पास की जाएगी, फर्स्ट एंट्री पास करेंगे जब वाई एक्सेप्टर है जो और द बिल डिसऑनर द बिल ऑन द ड्यू डेट। जब वाई यानी कि यहाँ पे कौन है, वो एक्सेप्टर जिसे ड्रॉई बोलते हैं, डिसऑनर होगा बिल, उस केस में कैसे जर्नल एंट्री पास करेंगे, बीपी अकाउंट डेबिट कर दिया जाएगा, 2x के नाम से दिखाया जाएगा। क्योंकि जब हमने लास्ट क्लासेस में कवर की कंसेप्ट, तो पेमेंट के टाइम में हम यहाँ पे क्या लिखते थे, बैंक अकाउंट लिखते थे, लेकिन यहाँ पे अब इसने पेमेंट थोड़ी ना की है, बिल को कैंसिल कर दिया, इस कारण से क्या करेगा, एक्स का नाम लिख देगा। वहीं ये जब पिछले क्लासेस में हमने कवर किया था कंसेप्ट, तो उस केस में हमने लिखा था कि बैंक अकाउंट डेबिट टू बीआर के नाम से, लेकिन इस केस में तो इसको बैंक रिसीव हो ही नहीं रहा, डिसऑनर हो चुका है बिल, इस कारण से अब ये जर्नल एंट्री कैसे पास करेगा, वाई अकाउंट डेबिट टू बीआर अकाउंट के नाम से। अब जो नोटिंग चार्जेस पे किए गए हैं, एक बार तो ड्रॉवर अपनी जेब से करेगा, लेकिन बाद में चार्ज किससे करेगा, वो ड्रॉई से। तो यहाँ पे वाई टू कैश अकाउंट के नाम से कर देगा, वाई को डेबिट इसलिए किया इसने क्योंकि ये चार्ज किससे करेगा, अल्टीमेट वाई से चार्ज करेगा। ये एक बार तो इसकी जेब से
खर्चा हो गया इसलिए कैश अकाउंट को क्रेडिट कर दिया, वाई को डेबिट इसलिए कर दिया क्योंकि वाई से चार्ज करेगा खर्चे को। तो यहाँ पे जब वाई अपने बुक्स ऑफ अकाउंट्स के अंदर जर्नल एंट्री पास करेगा तो नोटिंग चार्जेस अकाउंट को डेबिट करेगा, क्योंकि खर्चा क्या है, डेबिट किए जाते हैं। तो नोटिंग चार्जेस अकाउंट डेबिट हो जाएगा, टू यहाँ पे एक्स को क्या करेगा, क्रेडिट करेगा। इसने वाई को डेबिट किया, ये एक्स को क्रेडिट करेगा। इन दोनों एंट्रीज के लिए हम कंपाउंड एंट्री भी कर सकते हैं। कंपाउंड एंट्री कैसे, यहाँ भी वाई को डेबिट किया गया, यहाँ भी वाई को डेबिट किया गया। तो डबल अकाउंट ओपन करने के बजाय अगर हम सिंगल अकाउंट ओपन कर दें, वाई को डेबिट कर दें एक बार में, और यहाँ पे बी आर अकाउंट क्रेडिट है तो टू बी आर अकाउंट के नाम से, टू कैश अकाउंट क्रेडिट है तो टू कैश अकाउंट के नाम से कर सकते हैं। या तो दोनों इंडिविजुअल एंट्री कर दो या फिर कंपाउंड एंट्री कर दो, बात एक ही है। यहाँ पे बीपी अकाउंट डेबिट है, यहाँ पे नोटिंग चार्जेस अकाउंट डेबिट है, दोनों अकाउंट अलग है। इस कारण से दोनों ही अकाउंट को ओपन कर देते हैं, बीपी अकाउंट डेबिट, नोटिंग चार्जेस अकाउंट डेबिट। लेकिन यहाँ पे भी एक्स को क्रेडिट किया गया, यहाँ पे भी एक्स को क्रेडिट किया गया, तो इस कारण से सिर्फ एक ही बार में इसको अकाउंट को ओपन करेंगे टू एक्स के नाम से। इसको एग्जाम्पल की हेल्प से समझते हैं, क्लैरिफाई करने के लिए कंसेप्ट को। स्टेटमेंट गिवन है कि 1 जनवरी 2014 को एक्स ने गुड्स सेल किए वाई को 20,000 की, लेस किया गया उसमें से 2% कैश डिस्काउंट। अब कैश डिस्काउंट के केस में क्या होता है बच्चों के, कैश डिस्काउंट सिर्फ तभी दिए जाते हैं जब एक्चुअल में कैश है, जब पेमेंट की जाती है ड्रॉई द्वारा ड्रोवर को। तो यहाँ पे जब ड्रॉई पेमेंट करेगा कैश की तभी ये कैश डिस्काउंट है जो रिसीव कर पाएगा वो। वाई पेड 50% प्राइस इमीडिएटली, 20,000 एक्चुअल में प्राइस बनता था उसका, 50% करेगा तो 10,000, कहते 10,000 उसने इमीडिएट पे कर दिया। जब इमीडिएट पे कर दिया तो फिर 2% क्या लीजिएगा, वो कैश डिस्काउंट भी ले जाएगा। और जो एक्स ड्यू बिल ऑन वाई फॉर 2 मंथ फॉर द बैलेंस, बैलेंस कितना रहेगा पीछे 10,000, और उसके लिए उसने बिल है जो एक्सेप्ट कर लिया ड्रॉई ने। दिस बिल इज ड्यूली एक्सेप्टेड बाय वाई, वाई ने एक्सेप्ट कर लिया बिल को। द बिल वॉज डिसऑनर ऑन द ड्यू डेट, लेकिन जैसे ही ड्यू डेट आई ये बिल क्या हो चुका है, डिसऑनर हो चुके हैं। एंड एक्स पेड 100 एज अ नोटिंग चार्जेस, अब एक्स को क्या करना पड़ गया, 100 नोटिंग चार्जेस के खर्च करने पड़ गए। वाई पेड द अमाउंट ड्यू टू एक्स बाय चेक आफ्टर 10 डेज, अब लास्ट में वाई ने क्या किया, 10 दिन के बाद सारी पेमेंट है जो कर दी। पास करने जर्नल एंट्री, दोनों ही पार्टी ड्रोवर और ड्रॉई की दोनों की बुक्स ऑफ अकाउंट्स के अंदर जर्नल एंट्री पास करते हैं। जर्नल एंट्री रिकॉर्ड करते हैं ड्रोवर की बुक्स ऑफ अकाउंट्स के अंदर, ड्रोवर जो कि यहाँ पे एक्स है। जर्नल एंट्री का जो परफॉर्मा होता है बच्चों, उसमें फर्स्ट कॉलम आता है डेट का, सेकंड कॉलम आता है पार्टिकुलर्स का, पार्टिकुलर्स के बाद आते हैं लेजर फोलियो, डेबिट बैलेंस और क्रेडिट बैलेंस। एक्स ने गुड्स को सेल किया है 2014 1 जनवरी को, तो जब सेल किया है तो सेल्स किया तो यहाँ पे क्रेडिट सेल होने के कारण जो रिसीवर है उसका अकाउंट डेबिट करेंगे। रिसीवर यहाँ पे वाई है, वाई को डेबिट कर दिया जाएगा। सेल्स इनकम होती है नॉमिनल अकाउंट के अंदर कवर की जाती है। नॉमिनल अकाउंट का रूल कहता है कि इनकम को क्रेडिट करेंगे टू सेल्स अकाउंट के नाम से दिखाएंगे। जो वैल्यू है टोटल 20,000 की गई है, 20,000 की गई है। तो जो यहाँ पे एक्स के लिए सेल है यही वाई के लिए क्या है, परचेज है। तो जब वाई जो कि ड्रॉई है अपनी बुक्स ऑफ अकाउंट्स के अंदर जर्नल एंट्री पास करेगा तो जर्नल एंट्री का परफॉर्मा फर्स्ट कॉलम आता है डेट का, सेकंड कॉलम आता है पार्टिकुलर्स का, पार्टिकुलर्स के बाद लेजर फोलियो, डेबिट बैलेंस और क्रेडिट बैलेंस। तो ये अपनी बुक्स ऑफ अकाउंट्स के अंदर 2014 की 1 जनवरी को जर्नल एंट्री पास करेगा। तो इसके लिए परचेज है, परचेज एक्सपेंस होते हैं, नॉमिनल अकाउंट के रूल के हिसाब से एक्सपेंसेस को डेबिट किया जाता है। तो यहाँ पे ये परचेज अकाउंट को डेबिट करेगा। क्रेडिट परचेज इस कारण से वेंडर को क्रेडिट कर देगा। तो यहाँ पे जो टोटल परचेज की गया अमाउंट 20,000 की गई है, 20,000 की गई है। स्टेटमेंट में गिवन है कि इसने इमीडिएटली जो 50% था वो पेमेंट कर दिया और 2% उसको कैश डिस्काउंट मिल चुका है। इमीडिएट का मतलब है कि 1 जनवरी को इसने पेमेंट कर दिया 50% का। टोटल 20,000 है, 20,000 का 50% करेंगे तो 10,000 हो जाएगा। तो 10,000 की पेमेंट इसने इमीडिएट कर दी। तो रिसीवर कौन है, एक्स है, एक्स को डेबिट कर दिया जाएगा। 2 में जब ये पेमेंट करेगा तो कैश अकाउंट को क्रेडिट कर दिया जाएगा। तो जब इसने इमीडिएट पेमेंट की तो इसको डिस्काउंट रिसीव हुआ। डिस्काउंट रिसीव नॉमिनल अकाउंट के रूल के हिसाब से इसको क्रेडिट करेंगे। तो 2 में डिस्काउंट
रिसीव अकाउंट के नाम से इसको क्रेडिट कर दिया, क्योंकि इसने जब कैश के अंदर पेमेंट की तो इसको इमीडिएट कैश पेमेंट करने के कारण 2% कैश डिस्काउंट मिल गया। रिसीव हुए, इनकम और गेन को नॉमिनल अकाउंट के रूल के हिसाब से क्रेडिट करते हैं, ये इसके लिए गेन है। अब यहाँ पे कैश जो पेमेंट की गई 50% की गई, जब हम 20,000 का 50% करेंगे तो 10,000 बनता है। 10,000 अमाउंट है जो एक्स को देनी थी इसने, लेकिन 2% जो कैश डिस्काउंट मिल गया क्योंकि इसने इमीडिएट पेमेंट कर दी, तो 10,000 का 2% जब करेंगे कैश डिस्काउंट तो 200 मिल गया। 10,000 देने थे, 200 डिस्काउंट मिल गया, तो अब इसको कितने देने पड़ेंगे? 9800 रुपये देने पड़ेंगे। तो ये जो पैसे किसको रिसीव होगा? ड्रॉवर को। तो ड्रॉवर अपने बुक्स ऑफ अकाउंट्स के अंदर इसके लिए जर्नल एंट्री पास करेगा 1 जनवरी को, उसे पैसा रिसीव हो चुका है तो कैश अकाउंट डेबिट कर देगा। अब इसके लिए डिस्काउंट के अलाउ है क्योंकि इसने डिस्काउंट दिया है। नॉमिनल अकाउंट के रूल के हिसाब से एक्सपेंसेस और लॉसेस को डेबिट किया जाता है। इस कारण से ये अपनी बुक्स ऑफ अकाउंट्स के अंदर डिस्काउंट अलाउड अकाउंट को डेबिट कर देगा। तो जो ये इसको पैसे रिसीव हुए किससे मिले? ड्रॉई से। ड्रॉई कौन है? वाई। तो जो टोटल इसको कितना कैश रिसीव हुए? 9800 कैश रिसीव हुए, इसने 200 डिस्काउंट दिए, टोटल इसने इससे 10,000 लेना था। जब बाकी बैलेंस रह गया उसके लिए इसको बिल है जो मिल गया, तो यहाँ पे 20,000 था टोटल, 20,000 में से 10,000 तो हो गया हिसाब, बच के 10,000। 10,000 के लिए इसको बिल रिसेबल है जो मिल गया। बिल रिसेबल असेट्स होती है, असेट्स का बैलेंस डेबिट होते हैं, इस कारण से बिल रिसेबल अकाउंट को डेबिट कर देंगे। 2 में किससे इसने बिल है जो BR किससे लेना है? इसने पैसा वाई से। 2 में वाई का नाम आ जाएगा। 10,000 क्योंकि बिल रिसीव किससे होंगे? इसको वाई से रिसीव होंगे। अब जो इसके लिए BR था वही ड्रॉई के लिए BP हो जाएगा क्योंकि इसने क्या करना है? उसकी पेमेंट करनी है। तो यहाँ पे 1 जनवरी को अपने बुक्स ऑफ अकाउंट्स के अंदर जब रिकॉर्ड करेगा तो BP जो होते हैं वो लाइबिलिटी होते हैं, लाइबिलिटी का बैलेंस होता है क्रेडिट, तो 2 BP अकाउंट के नाम से दिखा देगा। किसके रिगार्डिंग? एक्स के रिगार्डिंग। तो एक्स को यहाँ पे डेबिट कर देगा। कितने अमाउंट से? 10,000 से, और ये 10,000 से। स्टेटमेंट में गिवन है कि जैसे ड्यू डेट आई बिल की, बिल क्या हो चुका है? डिसऑनर हो चुका है। अब बिल की ड्यू डेट कब आएगी? बिल कितने टाइम के लिए? 2 महीने के लिए। अब इसका कैलकुलेट करते हैं कि 2 महीना कितना बनेगा। 1 जनवरी से बिल लिखा गया, 2 महीने के हिसाब से कितना बनेगा? 1 जनवरी से 1 फरवरी, 1 फरवरी से 1 मार्च, लेकिन 3 दिन इसको ग्रेस दिन दिए जाते हैं तो 4 मार्च हो जाएगा ड्यू डेट। 4 मार्च को ड्यू डेट बनती थी, लेकिन इसने बिल को क्या कर दिया? डिसऑनर कर दिया। तो अब डिसऑनर होने के कारण एक्स को 100 रुपये जो नोटिंग चार्जेस के देने पड़ गए। तो अब हम जानते हैं इसके लिए जर्नल एंट्री कैसे पास करेंगे। वाई डेबिट टू BR टू कैश अकाउंट के नाम से, और ये ड्रॉई अपनी बुक्स ऑफ अकाउंट्स के अंदर रिकॉर्ड करेगा BP अकाउंट डेबिट, नोटिंग चार्जेस अकाउंट डेबिट टू एक्स के नाम से। तो यहाँ पे जो अमाउंट रिकॉर्ड की जाएगी कैसे रिकॉर्ड करेगी समझते हैं। ड्यू डेट बनी 4 मार्च, कैसे बनी समझते हैं। 1 जनवरी से 1 फरवरी 1 महीना कंप्लीट, 1 फरवरी से 1 मार्च 2 महीना कंप्लीट। 1 मार्च को पेमेंट करनी चाहिए, लेकिन हम जानते हैं 3 दिन एक्स्ट्रा दिए जाते हैं ग्रेस डेज, तो 4 मार्च को इसकी पेमेंट करनी चाहिए। लेकिन ड्यू डेट को क्या हो चुका है? बिल डिसऑनर हो चुका है। तो 4 मार्च को जब जर्नल एंट्री पास की जाएगी ड्रॉवर के बुक्स ऑफ अकाउंट्स के अंदर, यानी कि एक्स अपने बुक्स ऑफ अकाउंट्स के अंदर कैसे दिखाएगा? जॉइंट एंट्री जो हम कंपाउंड एंट्री वो दिखाते हैं। वाई को डेबिट कर देगा 2 में BR अकाउंट और 2 में कैश अकाउंट। अभी यहाँ पे हमने देखा कि जब बिल था इसका कितना रिसीव होना था? BR इसको 10,000 का मिलना चाहिए था, और इसने डिसऑनर होने के कारण 100 रुपये जो नोटिंग चार्जेस के खर्च कर दिए, तो एक बार इसकी जेब से गया 100 रुपया। अब ये टोटल वाई से कितना लेगा? 10,100 रुपया लेगा। अब यही एंट्री है जो ड्रॉई अपने बुक्स ऑफ अकाउंट्स के अंदर दिखाएगा ड्यू डेट को, यानी कि 4 मार्च को कैसे दिखाएगा एंट्री? ड्रॉई के लिए BP है, इसलिए BP अकाउंट को डेबिट करेगा। अब इसको नोटिंग चार्जेस है जो देने पड़ेंगे, नोटिंग चार्जेस अकाउंट क्या करेगा? ये अपने बुक्स ऑफ अकाउंट्स के अंदर डेबिट करेगा। 2 में किसको देगा ये पैसा? एक्स को। BP कितने का था? 10,000 का। 100 रुपये किसका होगा? नोटिंग चार्जेस का। अब ये 10,100 रुपये जो देगा। जब एक्स ने वाई के खिलाफ केस किया कोर्ट के अंदर जाके, तो फिर वाई कहता है कि मैं 10 दिन के बाद पेमेंट कर दूंगा। जैसे ड्यू डेट आई, ड्यू डेट के 10 दिन के बाद पेमेंट कर देगा। अब 10 दिन कितने बनते हैं?
4 मार्च को ड्यू डेट बनती है, 10 दिन मतलब कि 14 मार्च को इसकी पेमेंट कर देगा। 10 दिन बाद बोले ना इसने, 4 मार्च प्लस 10 दिन इसमें और ऐड कर देंगे तो 14 मार्च बन जाता है। तो जब ये पेमेंट करेगा, किसको पेमेंट करेगा, ये एक्स को, तो एक्स अकाउंट डेबिट कर देंगे, क्योंकि हम एक इसकी बुक्स ऑफ अकाउंट्स के अंदर रिकॉर्ड कर रहे हैं, ड्रॉई की बुक्स ऑफ अकाउंट्स के अंदर। तो यहाँ पे एक्स को ये पेमेंट करेगा तो एक्स को डेबिट कर देंगे 2 में। जब ये पेमेंट करेगा तो इसके पास से पैसा चला जाएगा, 2 बैंक अकाउंट के नाम से ये दिखाएगा। कितने पैसे देगा ये एक्स को, 10,100 रुपया, 10,100। जो ये पैसे इसने पेमेंट किए किसको रिसीव हो जाएगा, ड्रॉवर को, क्योंकि इसने किसको दिया, एक्स को, एक्स को नहीं यहाँ पे ड्रॉवर है। तो ड्रॉवर अपने बुक्स ऑफ अकाउंट्स के अंदर 14 मार्च को जब जर्नल एंट्री पास करेगा तो इसको पैसा रिसीव हो रहा है, इस कारण से बैंक अकाउंट को ये डेबिट कर देगा। किससे पैसा मिला इसको, वाई से, 2 में वाई कर देगा। 10,100 रुपया मिल गया इसको, 10,100 रुपये इसने दिखा दिया। इस तरीके से बच्चों हमारे पास ये कंसेप्ट बनता था। आई होप क्या क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट टॉपिक बनता है रिन्यूअल ऑफ बिल वाला, वो कवर करेंगे नेक्स्ट क्लासेस में। ऐसे ही रेगुलर क्लासेस के लिए आप मेरे यूट्यूब चैनल कॉमर्स एफिशिएंसी को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करें। बेल आइकन जरूर प्रेस करें ताकि जब भी मैं न्यू वीडियोस अपलोड करूं सबसे पहले नोटिफिकेशन आपके पास आए, आप वीडियोस को देखें और आपकी स्टडी बूस्टअप हो।